सुप्रभात विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं इल्तुतमिश की प्रशासनिक कार्यों के बारे में। विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान के पद पर रहकर कार्य किया। इल्तुतमिश न केवल एक अच्छा सेनानायक और विजेता था, इसके साथ साथ वे एक अच्छा प्रशासक भी था और उसके द्वारा अनेक उपलब्धियां हासिल की गई। और उसने खास बात यह है कि जो तुर्की सल्तनत अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, उसको मजबूत करने का कार्य किया और उसके लिए प्रशासनिक गठन का कार्य किया। प्रशासनिक गठन के अंतर्गत उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह था तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा मंडल का गठन करना। इल्तुतमिश ने प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने तथा भविष्य में अमीरों यानी सरदारों के वर्चस्व से यानी प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए अपने तुर्क दास अधिकारियों के एक दल का गठन किया, जो 40 गुलामों के दल के नाम से जाना जाता है। चालीसा का तात्पर्य है योग्य तुर्क दास अधिकारियों के समूह से था, जिन्हें विभिन्न प्रशासनिक दायित्व यानी कार्य दिए जाते थे। इसका गठन नव स्थापित तुर्की राज्य की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में यानी जरूरत के अनुसार किया गया था। भारतीय सामंतों की सैन्य चुनौती का सामना करने के लिए मध्य एशियाई अरब क्षेत्रों से आने वाले तुर्क अमीरों के बीच से कुछ विश्वसनीय और आस्थावान लोगों का चयन करके चालीसा प्रशासनिक वर्ग बनाया गया था, जिसे चालीसा मंडल तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। वैसे यह न तो कोई संस्था थी और न ही इससे किसी संस्था का ही बोध होता है। हालांकि इस वर्ग में शामिल होने वाला प्रत्येक अमीर सुल्तान का गुलाम था। चालीसा के सदस्य पूरी तरह सुल्तान के नियंत्रण में थे तथा उसके प्रति वफादार थे। उनकी नियुक्ति जो है प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर की गई थी। कुतुबुद्दीन के समय के बहुत से विरोधी कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन के समर्थक तथा मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गोरी के समर्थक तो युद्ध में मारे गए और जो शेष बचे उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। इसीलिए समकालीन लेखक ज़ियाउद्दीन बर्नी कहता है कि 40 गुलामों के दल को जो है उसने तुर्कान चहलगानी पुकारा है। अगर आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि 40 गुलामों के दल को तुर्कान चहलगानी किसने कहा, तो वह ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इक्ता प्रणाली के गठन की। इक्ता का जो अर्थ है, बहुत सी बार पूछा जाता है कि इक्ता का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों, इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। इक्ता प्रणाली मध्य एशियाई मुस्लिम देशों में प्रचलित थी। प्रारंभ में इक्ता भू राजस्व वसूली के लिए दिया गया क्षेत्र था, जो सैनिक अथवा अमीर किसी को भी दिया जा सकता था। कालांतर में इक्ता प्रांतों में विभक्त हो गए। इक्ता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इक्ता भी जो है दो प्रकार के होते थे, छोटी इक्ता व बड़ी इक्ता। जहाँ तक छोटी इक्ता की बात है तो इसमें आधे गांव व छोटे गांव शामिल होते थे, जबकि बड़ी इक्ता में विस्तृत प्रदेश होते थे। छोटी इक्ता वेतन के स्थान पर दी जाती थी और उनका राजस्व इक्ता पाने वाले को मिलता था। बड़ी इक्ता प्रमुख मलिक व अमीरों को दी जाती थी। इक्ता का यहाँ जो अर्थ है वह जो है एक प्रकार की जागीर से है, लेकिन यह जो है सामंत जो राजपूत सामंत व्यवस्था थी विद्यार्थियों, उससे ये अलग थी, क्योंकि इक्तादार जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाते थे, यानी स्थायी रूप से उन्हें कोई भूमि नहीं दी जाती थी, उनका स्थानांतरण किया जा सकता था। भारत में इक्ता प्रथा के प्रचलन का श्रेय जो है इल्तुतमिश को है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इक्ता प्रणाली क्या है। बहुत सारे जो एक नंबर के सवाल इसमें से बनते हैं, तो आपका जवाब होगा कि भारत में इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने एवं केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए किया। उसने अपने साम्राज्य को इक्ताओं यानी प्रांतों में विभाजित कर वहां मुक्ताओं के पद पर अपने विश्वसनीय अमीरों को नियुक्त कर दिया। सामंती प्रणाली के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर इक्तादारों का स्थानांतरण कर उन्हें केंद्रीय नियंत्रण में रखने का प्रयास किया।
इक़्तादार को अपने क्षेत्र विशेष में राजस्व संग्रहण, सैन्य भर्ती व प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार था। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा प्रचलन की। इल्तुतमिश के द्वारा जो है अनेक प्रकार की मुद्राएं प्रचलित की गई और इल्तुतमिश को सल्तनत का मुद्रा विशेषज्ञ शासक भी माना जाता है। उसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसके द्वारा जारी करवाए गए सिक्कों में सुल्तान व टकसाल का नाम अंकित किया गया। उसने चांदी का एक नया सिक्का चलाया जिसे टंका कहा जाता था, जिसका वजन 175 ग्रेन था। चांदी का टंका सल्तनत काल का मानक सिक्का था। मानकता का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि इसमें जो है धातु की शुद्धता होती थी और तोल जो है समान होता था, यानी ये नहीं कि अलग अलग जगहों पर सिक्के जो है उनमें अलग धातु हो और तोल भी उनका अलग अलग हो। उसने छोटे सिक्कों के रूप में चांदी का जीतल भी प्रचलित किया। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने स्वयं के लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश आदि शब्द अंकित करवाए। सिक्कों पर शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार भी अंकित होते थे। उसने विदेशों की भांति टंका पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित किया। ये भी जो है उल्लेखनीय तथ्य है कि टकसाल का नाम अंकित करने का जो है शुरुआत वह भी भारत में किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश के द्वारा। मुद्रा विशेषज्ञ नेल्सन कहते हैं कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है। आगे चलकर टंका से आधुनिक रुपये का विकास हुआ। विद्यार्थियों, मुद्रा जो है प्रचलित जो की गई बड़ी संख्या में, तो मुद्रा के प्रचलन से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई क्योंकि लेन देन में लोगों को आसानी हुई। चांदी के टंके को चलाने का भी विशेष उद्देश्य था। वस्तुतः अरब मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार में मुख्यतः चांदी के सिक्कों का ही विनिमय होता था। दिल्ली सल्तनत, गुजरात व दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का मध्यकालीन व्यापार मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों से था। मुद्रा व्यवस्था के उन्नत होने से यानी विकसित होने से प्रशासनिक संस्थाओं में नौकरशाही विचारधारा परिपक्व हुई। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। इल्तुतमिश ने अपने राज्य में न्याय के उचित प्रबंध किए। उसने राजधानी में काजी तथा सभी प्रमुख नगरों में अमीर दाद की नियुक्ति की। इनके निर्णयों के खिलाफ प्रधान काजी की अदालत में अपील की जा सकती थी। इसके बाद बात करते हैं हम सैन्य व्यवस्था की। इल्तुतमिश ने केंद्रीय शासन व्यवस्था के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया और सेना में कुछ सुधार भी किए गए। एक उल्लेखनीय घटना उसके काल की है, वह है खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त होना। अपने पद की वैधता स्थापित करने के लिए उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त हेतु आवेदन किया। विद्यार्थियों, खलीफा जो है इस्लामिक जगत का जो है धार्मिक गुरु होता था पूरे विश्व में एक, और उससे जो है हर मुस्लिम सुल्तान जो है अपनी वैधता चाहता था। और चूंकि इल्तुतमिश जो है एक गुलाम रह चुका था और इसलिए अमीर जो है, तुर्क अमीर है जो है, उसे सुल्तान पद के योग्य नहीं समझते थे वैध रूप से, कानूनी रूप से। इसलिए उसने ये चाहा कि वो सुल्तान से अपने पद की वैधता प्राप्त करे और इसने मान्यता प्राप्ति के लिए खलीफा के पास आवेदन किया। और 18 फरवरी 1229 ईस्वी में खलीफा ने उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया और उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि से अलंकृत किया तथा दूत द्वारा एक खिलत यानी पोशाक भी भेजी। इससे इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा बढ़ी। अब उसकी सत्ता को धार्मिक व राजनीतिक मान्यता दोनों मिल गई थी। राजनीतिक मान्यता तो पहले से ही प्राप्त थी, अब उसे जो इस्लामिक जगत की धार्मिक जो है मान्यता भी प्राप्त हो गई और अब अमीर और जो सरदार थे वह उसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। और इल्तुतमिश के द्वारा एक और कार्य किया गया प्रमुख, वह था दिल्ली को राजधानी बनाना। इससे पहले जो है लाहौर तुर्की साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन उसने जो है गजनी से संबंध विच्छेद करके दिल्ली को जो है राजधानी बनाया। साथ ही एक कार्य उसके द्वारा जो किया गया था वह था उत्तराधिकारी की नियुक्ति। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन 1229 ईस्वी में उसकी असामयिक मृत्यु हो गई और अन्य पुत्र जो है उसके योग्य नहीं थे। इसीलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। यह एक साहसी निर्णय था। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं लगभग 800 साल पहले की, और उस युग में एक महिला को, अपने एक पुत्री को अपने एक राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना
बहुत ही जो है प्रेरणादायक और उत्साही कार्य था, और इससे पहले किसी भी तुर्क महिला के शासक होने का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। तो जहाँ तक इल्तुतमिश की उपलब्धियों की बात है, हम देखें कि इल्तुतमिश जो है एक योग्य शासक था और उसके द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में अनेक सुधार और कार्य किए गए। धन्यवाद।